तो सबसे पहला आपका इसमें कवर किया जाएगा डेफिनेशंस। तो जीएनएसआर में आपकी कुछ डेफिनेशंस दी गई है सिग्नलिंग से संबंधित, जो सिग्नलिंग में काम आती है। तो उसी को इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो सबसे पहले आपका आता है एडिक्वेट डिस्टेंस। एडिक्वेट डिस्टेंस, पर्याप्त दूरी। तो यह वह न्यूनतम दूरी होती है जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाली रखी जाती है। पर्याप्त दूरी वह न्यूनतम दूरी होती है जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाली रखी जाती है, उसको अपन बोलते हैं पर्याप्त दूरी या एडिक्वेट डिस्टेंस। अब ये पर्याप्त दूरी रखने के पीछे लॉजिक है, थोड़ा सा ये समझ लें। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो देखा होगा, आपको जब किसी वजह से सामने ऑब्स्ट्रक्शन आता है या आपको गाड़ी खड़ी करनी होती है, तो जिस जगह पे आपको रुकना होता है उससे पहले आप थोड़ा ब्रेक लगाते हो और उसके बाद गाड़ी उस निश्चित स्थान पे खड़ी होनी होती है, लेकिन वहां से भी थोड़ा आगे चली जाती है। तो सिग्नलिंग व्यवस्था में भी क्या है, आपकी गाड़ी का जो मूवमेंट है वो स्टॉप सिग्नल के द्वारा तय किया जाता है। गाड़ी एक स्टॉप सिग्नल से चल के जाती है दूसरे स्टॉप सिग्नल तक, लेकिन किसी वजह से मान लो इस स्टॉप सिग्नल को क्रॉस करके आगे गई, अगर उसको ये सिग्नल ऑफ किया हुआ मिला था, तो गाड़ी जब चल के आगे जाती है और जब उसको आगे वाले सिग्नल S2 पे खड़ा होना होता है, लेकिन किसी वजह से गाड़ी यहाँ पर वो खड़ी नहीं कर पाता और गाड़ी इस सिग्नल को ओवरशूट कर जाती है, तो इसके आगे एक पर्याप्त दूरी खाली रखते हैं अपन, जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाली रखी जाती है। तो इसी को अपन एडिक्वेट डिस्टेंस या पर्याप्त दूरी बोलते हैं। अब ये सिग्नल के संदर्भ में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जो आगे आएगा अपन आगे पढ़ेंगे। अभी खाली यहाँ पर है कि पर्याप्त दूरी खाली क्यों रखते हैं। अगर मान लो किसी वजह से गाड़ी वहां पर कंट्रोल ना हो और आगे ओवरशूट कर जाए, तो वहां पर अगर स्पेस खाली रहेगा तो खाली रहेगा तो जो दुर्घटना होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला, वो वहां पर रोका जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर गाड़ी खड़ी रहेगी, अगर स्पेस खाली नहीं रखेंगे तो गाड़ी ओवरशूट कर जाएगी, तो वहां क्या होगा, कोलिजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर एक्सीडेंट की ग्रेविटी ज्यादा आएगी। तो उसको कम करने के लिए यह दूरी इंपॉर्टेंट है, जो खाली रखी जाती है, और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जो आगे आएगा आपको बताऊंगा मैं आगे। अभी खाली है पर्याप्त दूरी क्या होती है और क्यों खाली रखते हैं। तो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाली रखी जाती है, ठीक है। दूसरा आपका आता है अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो आपका जो सीआरएस है उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए जाते हैं उसको अपन अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। सीआरएस जो है, चीफ रेलवे कमिश्नर जो होता है, तो उसकी जो ड्यूटी होती है, तो रेलवे एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए हैं, उस नियमों के तहत कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका सुपरविजन करना, और उसके अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी या कुछ भी आता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन करना और उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना, इसका काम होता है सीआरएस का। के द्वारा जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, वो सीआरएस के द्वारा दिए जाते हैं। तो सीआरएस के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। फिर एक आपका होता है अप्रूव्ड अथॉरिटी, प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं। तो रेलवे एक्ट के तहत ऑथराइज्ड जो ऑफिसर होता है, रेलवे एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो ऑफिसर डेप्यूट किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑथराइज्ड ऑफिसर, और ये आपका होता है COM, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर जो होता है वो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, जो टाइम टू टाइम आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी करता है, सॉरी अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन जारी करता है। फिर आपका आता है प्रस्थान प्राधिकार, जिसको अपन बोलते हैं अथॉरिटी टू प्रोसीड। तो रेलवे वर्किंग के तहत, यानी रेलवे की जो ऑपरेशन के लिए जो संचालन की जो कार्यविधि बनाई गई है, यानी ट्रेन के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उस नियमों के तहत गाड़ी के ड्राइवर को जो अथॉरिटी दी जाती है, जिसके अंतर्गत रेलवे जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी लेके एक स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करता है, उसको अपन बोलते हैं प्रस्थान प्राधिकार। उसको क्या बोलते हैं, प्रस्थान प्राधिकार। तो रेलवे के संचालन के सुरक्षित संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसके तहत लोको पायलट को दी जाने वाली अथॉरिटी, जिसके तहत वो अपनी गाड़ी लेके ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करता है, उसको अपन बोलते हैं प्रस्थान प्राधिकार, ऑथोरिटी टू प्रोसीड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑथोरिटी टू प्रोसीड या प्रस्थान प्राधिकार। फिर आपका आता है एक्सेल काउंटर। तो एक्सेल काउंटर एक आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो पर्टिकुलर खंड के अंदर गाड़ी है या नहीं है उसकी उपस्थिति की जानकारी उस गाड़ी के एक्सेल को काउंट करके बताता है। यह आपका एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो एक खंड के दोनों एंड पर लगाया जाता है, और उस दोनों एंड के ऊपर ये एक्सेल को काउंट करके
उस खंड के अंदर गाड़ी है या नहीं है उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो एक्सेल काउंटर आपका एक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल उपकरण है, जो एक्सेल को काउंट करके एक निश्चित खंड में गाड़ी है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देता है। फिर आपकी टर्म्स आती है ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड। यह दोनों आपकी ऑपरेटिंग की टर्म है और इस व्यवस्था ऑपरेशन के दौरान जब भी ब्लॉक खंड ऑक्युपाइड किया जाता है तो उससे संबंधित सूचना एडजॉइनिंग स्टेशन को देने के लिए जो टर्म काम में ली जाती है उसमें एक आता है आपका ब्लॉक बैक, एक आता है आपका ब्लॉक फॉरवर्ड, जिसमें ब्लॉक बैक जो होता है ये सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों में होता है और ब्लॉक फॉरवर्ड जो होता है वो सिर्फ डबल लाइन में होता है। तो ब्लॉक बैक सिंगल लाइन में और डबल लाइन में क्या रहेगा, जब भी गाड़ी होम सिग्नल को पार करके ब्लॉक खंड ऑक्युपाइड करने वाली है या ऑक्युपाइड कर चुकी है उससे संबंधित सूचना एडजॉइनिंग यानी आपका जो सिंगल लाइन सेक्शन में बात करेंगे तो जिस तरफ भी ब्लॉक खंड को ऑक्युपाइड करेगी उस तरफ के ब्लॉक खंड के स्टेशन को जो सूचना दी जाती है, या डबल लाइन में बात करेंगे तो होम सिग्नल पार करके जब वो ब्लॉक खंड ऑक्युपाइड कर रही है या करने वाली है उससे संबंधित सूचना पिछले स्टेशन को देना। डबल लाइन में होम सिग्नल को पार करके वो जब उस ब्लॉक खंड को ऑक्युपाइड करेगी तो उससे संबंधित सूचना पिछले स्टेशन को देना आपका ब्लॉक बैक कहलाता है। तो देखो यहाँ पर ये पिछला स्टेशन क्यों होता है, देखो ये आपकी डबल लाइन में दो लाइनें होती है, ये आपकी एक आने वाली लाइन है और ये नीचे जाने वाली लाइन है। तो इस आने वाली लाइन पर ये आपका होम सिग्नल है जिसपे आप गाड़ी रिसीव करोगे। तो यहाँ से गाड़ी एक्चुअल में इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये इसका अगला स्टेशन हो गया और वो पीछे जहां से गाड़ी आ रही है वो इसका पिछला स्टेशन कहलाएगा। तो ये पिछले स्टेशन का ब्लॉक खंड आपका इस तरह से होता है, आपका ये होम सिग्नल और इससे आगे की एक पर्याप्त दूरी, ये पूरा ब्लॉक खंड कहलाता है। तो जब भी इस स्टेशन बी पर ब्लॉक खंड ऑक्युपाइड होने वाला है या ऑक्युपाइड किया जा रहा है तो इससे संबंधित सूचना पिछले स्टेशन को देना ब्लॉक बैक कहलाता है। और सिंगल लाइन के अंदर दोनों तरफ जब भी गाड़ी ब्लॉक खंड को ऑक्युपाइड करने वाली है या ऑक्युपाइड करेगी इससे संबंधित सूचना, अगर आगे की तरफ करिए, अगर मेरा मूवमेंट की डायरेक्शन में मैं खड़ा हूं तो उस डायरेक्शन में हो रहा तो अगला या पिछला जिस तरफ भी वो करने जा रही है तो संबंधित ब्लॉक खंड को सूचना देना ब्लॉक बैक कहलाता है। फिर आपका आता है ब्लॉक फॉरवर्ड। तो ब्लॉक फॉरवर्ड में मैंने बताया था ये सिर्फ डबल लाइन में होता है और डबल लाइन में जब भी गाड़ी एडवांस स्टार्टर को पार करके ब्लॉक खंड ऑक्युपाइड करने वाली है या कर चुकी है तो इससे संबंधित सूचना अगले स्टेशन को देना ब्लॉक फॉरवर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ब्लॉक फॉरवर्ड और ब्लॉक बैक दोनों ऑपरेटिंग की टर्म है। फिर आपका आता है ब्लॉक खंड। तो दो ब्लॉक स्टेशन के बीच का वह भाग जिसके अंदर गाड़ी बगैर अथॉरिटी के प्रवेश नहीं कर सकती। दो ब्लॉक खंड स्टेशन के बीच का वह भाग जिसके अंदर गाड़ी बगैर अथॉरिटी के प्रवेश नहीं कर सकती उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक खंड या ब्लॉक सेक्शन। यह आपके एक स्टेशन के एलएसए से शुरू होता है और अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और उसके आगे की एक पर्याप्त दूरी होती है जिसको अपन ब्लॉक ओवरलैप बोलते हैं, आगे आएगा ब्लॉक ओवरलैप किससे कहते हैं। तो वहां तक का जो भाग होता है वो आपका ब्लॉक सेक्शन या ब्लॉक खंड कहलाता है। अब ये आपके स्टेशन पे डिपेंड करेगा, क्लास ए स्टेशन है तो कहां से कहां तक रहेगा, क्लास बी है तो कहां से कहां तक रहेगा, क्लास सी है तो कहां से कहां तक। तो सीआरएस अभी आपको बताया था, तो इसका जो है रेलवे एक्ट के तहत जो डेप्यूट अधिकारी होता है या ऑफिसर जो होता है जिसको पावर होती है अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी करने की, उसको अपन बोलते हैं सीआरएस, रेल संरक्षा आयुक्त, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये एक्चुअल में जनरली बाहर से आता है लेकिन रेलवे से भी जा सकता है। इंजीनियरिंग का जो बंदा होता है वो जाता है लेकिन रेलवे से जो भी बंदा सीआरएस बनता है वो वापस रिटर्न बैक टू रेलवे में नहीं आ सकता है। ठीक है, बाकी जो अपना एविएशन डिपार्टमेंट होता है वहां से इसको डेप्यूट किया जाता है और इसकी जो मेन जिम्मेदारी होती है वो ये होती है इसको सुपरविजन करना, यानी रेलवे के अंदर जो कार्य किया जा रहा है तो रेलवे एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए उसके तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी जांच करना और उसके बारे में समय समय पर इंस्ट्रक्शन देना, ये इसका काम होता है। तो ये आगे आपके आएगा अलग से टॉपिक में सीआरएस के बारे में जहां पर डिटेल से बताया जाएगा। फिर आपका आता है कनेक्शन। तो किसी रनिंग लाइन के ऊपर मतलब एक रनिंग लाइन को दूसरी रनिंग लाइन को जोड़ने के लिए या किसी रनिंग लाइन पर जो गाड़ी है उसको दूसरी लाइन पर भेजने के लिए जो व्यवस्था अपनाते हैं उसको अपन बोलते हैं कनेक्शन।
जिसके अंदर आपका पॉइंट और क्रॉसिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, एक रनिंग लाइन को दूसरी रनिंग लाइन से जोड़ते हैं, जिससे एक रनिंग लाइन के ऊपर रखी गाड़ी को अपन दूसरी रनिंग लाइन के ऊपर भेज सकते हैं। तो वहां पर जो व्यवस्था बनाते हैं इसको बोलते हैं कनेक्शन। और ये कनेक्शन जो होता है ये पॉइंट और क्रॉसिंग का कॉम्बिनेशन होता है। पॉइंट और क्रॉसिंग का जो कॉम्बिनेशन है, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, एक रनिंग लाइन के ऊपर रखी गाड़ी को दूसरी रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी को भेजने के लिए जिसको काम में लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं कनेक्शन। और ये कनेक्शन जो होता है ये पॉइंट और क्रॉसिंग से मिलके बना होता है। फिर आपका आता है फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट। फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट। तो फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट जो है ये गाड़ी के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, गाड़ी के मूवमेंट की दिशा पे डिपेंड करता है। अब आपकी यहाँ पर ये जैसे मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, गाड़ी जब इस पॉइंट पर इस दिशा में आ रही है, एरो जो मैंने बना रखा है, जब गाड़ी इस पॉइंट पर इस दिशा में आ रही है और जब गाड़ी इस पॉइंट पर अप्रोच कर रही है तो उस पॉइंट के द्वारा दो पाथ बन सकते हैं। यानी गाड़ी जब इस पॉइंट के ऊपर अप्रोच करेगी तो उस समय यहाँ पर संभावना है, अगर पॉइंट की एक स्थिति रहेगी तो एक लाइन बनेगी, और पॉइंट की मैं स्थिति बदलूं तो दूसरी लाइन पर भेज सकता हूं। तो ये जो पॉइंट होता है इस मूवमेंट के लिए फेसिंग पॉइंट कहलाता है। इस मूवमेंट के लिए क्या कहलाएगा, फेसिंग पॉइंट। यानी जब गाड़ी जिस पॉइंट पर अप्रोच करने वाली है तो उस समय उस पॉइंट के द्वारा दो पाथ बनाए जा सकते हैं, तो वो पॉइंट उस मूवमेंट के लिए फेसिंग पॉइंट कहलाता है। अब आपका इसी पॉइंट पे देखो मैंने रेड कलर का एरो बनाया है। जब गाड़ी इस रेड एरो की दिशा से चल के इस पॉइंट पर जा रही है तब सामने सिर्फ एक ही पाथ नजर आता है, यानी मैं इसमें एक से ज्यादा पाथ नहीं बना सकता। तो उस समय ये पॉइंट इस मूवमेंट के लिए ट्रेलिंग पॉइंट कहलाता है। तो आपका जो फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट है यह गाड़ी के मूवमेंट की दिशा पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट एक मूवमेंट के लिए फेसिंग होगा, दूसरे मूवमेंट के लिए ट्रेलिंग होगा। क्लियर? यानी फेसिंग होना, ट्रेलिंग होना, ये उस पॉइंट पर पास होने वाली गाड़ी के मूवमेंट की दिशा पर निर्भर करता है। तो इसको बोलते हैं फेसिंग पॉइंट और एक आपका ट्रेलिंग पॉइंट। फिर आपका आता है फिक्स्ड सिग्नल। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर एक निश्चित स्थान पर पोस्ट लगा करके जो सूचना दी जाती है, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक निश्चित स्थान पर पोस्ट लगा करके जो सूचना दी जाती है उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड सिग्नल। उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सिग्नल। फिर आपका नेक्स्ट आता है फॉलिंग मार्क। तो दो रनिंग लाइनों के बीच में जहां पर मानक जो दूरी दी गई है, एक मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे क्या है उन दो रनिंग लाइनों पर हो रहे मूवमेंट में आपस में टकराव न हो। तो फॉलिंग मार्क जो है वो वह स्थान है जहां दो रनिंग लाइनों के बीच में जो मानक दूरी जो दी गई है उससे वह दूरी जहां से कम होना स्टार्ट होती है वहां पर एक चिन्ह लगाया जाता है जिसको बोलते हैं फॉलिंग मार्क। तो दो रनिंग लाइनों के बीच में आपका ये जैसे ये दो रनिंग लाइन है, तो यहाँ पर ये जो मानक दूरी है जहां पर ये मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर जो रनिंग लाइन के बीच में दिया गया है, नए एसओडी के अनुसार ये 5300 mm है या 5.3 मीटर है। जहां से ये दूरी कम होना स्टार्ट होती है वहां पर एक निशान लगाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर एक स्लैब लगा रहता है सीमेंटेड, और उसके ऊपर व्हाइट अक्षर से F और M दोनों तरफ लिखा रहता है। ये आपका कहलाता है फॉलिंग मार्क। तो फॉलिंग मार्क दो रनिंग लाइनों के बीच पर वहां लगाया जाता है जहां पर दो रनिंग लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मानक दूरी जो दी गई है, उस मानक दूरी से दूरी जैसे ही वो कम होना स्टार्ट होती है वहां पर एक चिन्ह लगाते हैं जिसको अपन बोलते हैं फॉलिंग मार्क। इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट आपका आता है इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग एक व्यवस्था है जिसके अंदर विभिन्न सिग्नलिंग गियरों को एक निश्चित क्रम में अपन जोड़ते हैं, जिसके द्वारा उनके चलने का क्रम सुनिश्चित किया जाता है। इंटरलॉकिंग एक व्यवस्था है जिसके अंदर विभिन्न सिग्नलिंग गियरों को एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं, जिसके द्वारा उनके चलने का क्रम सुनिश्चित किया जाता है, जो सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसे अपन इंटरलॉकिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग कहते हैं। फिर आपका इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट आता है। तो डबल लाइन सेक्शन के अंदर क्लास सी स्टेशन को रिप्लेस करके जो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए जो पोस्ट बनाई जाती है, जो पिछले स्टेशन, वो सिग्नल पिछले स्टेशन से कंट्रोल होता है,
तो उसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट, यानी क्लास सी स्टेशन का जो रिप्लेसमेंट होता है तो वहां पर उस जगह पर जो सिग्नल लगता है जिसको इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल बोलते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक हट बनाई जाती है इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट, जहां से वो सिग्नल कंट्रोल होता है और ये सिग्नल उस ब्लॉक खंड में पिछले स्टेशन के द्वारा कंट्रोल होता है। कहां से कंट्रोल होता है? पिछले ब्लॉक खंड स्टेशन के द्वारा कंट्रोल होता है। फिर आपका इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग की व्यवस्था, तो डबल लाइन के ऊपर क्लास सी स्टेशन को रिप्लेस करके जो सिग्नल लगाया जाता है जो उस खंड में एक साथ दो ट्रेनों का मूवमेंट सुनिश्चित करता है, जिसके द्वारा लाइन कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। तो वहां पर जो सिग्नल लगाते हैं इसको अपन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल बोलते हैं, और ये इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल जो है पिछले स्टेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इसके द्वारा क्या करते हैं, उस खंड में एक साथ दो ट्रेनों का मूवमेंट सुनिश्चित करते हैं, जिसके द्वारा क्या की जाती है, लाइन कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग की व्यवस्था, और यही आपकी ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था की जनक है। ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट डिजाइन हुआ वो इसी के ऊपर आधारित है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। तो दो रनिंग लाइनों पर हो रहे मूवमेंट में आपस में टकराव न हो, उसको रोकने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसको अपन बोलते हैं आइसोलेशन। और यह आइसोलेशन रेलवे के जो अनुमोदित साधन है, पॉइंट, ट्रैप पॉइंट, डिरेल स्विच या डेड एंड या साइडिंग लगा करके इसको सुनिश्चित किया जाता है। तो आइसोलेशन एक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो रनिंग लाइनों पर हो रहे मूवमेंट में आपस में टकराव न हो, उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो उसके लिए रेलवे के जो अनुमोदित साधन है जिसके द्वारा अपन आइसोलेशन सुनिश्चित करते हैं, तो उसके लिए पॉइंट, ट्रैप पॉइंट, डिरेल स्विच, फिर आपका डेड एंड और साइडिंग को लगा करके या साइडिंग को बना करके इसको सुनिश्चित किया जाता है। फिर आपका आता है लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो ब्लॉक खंड के एंट्री पॉइंट पर जो स्टॉप सिग्नल लगा होता है, जो उस ब्लॉक खंड के अंदर गाड़ी को प्रवेश करने की अथॉरिटी देता है, इसको अपन बोलते हैं लास्ट स्टॉप सिग्नल। यह किसी स्टेशन का अंतिम स्टॉप सिग्नल होता है। गाड़ी उस स्टेशन पर इस सिग्नल को पार करके उस स्टेशन के लिए खड़ी नहीं होती है, फिर वो अगले स्टेशन के स्टॉप सिग्नल पे जाके खड़ी होती है। तो ये आपका उस स्टेशन का ये अंतिम रोक सिग्नल होता है, जहां से गाड़ी आपकी चल के ब्लॉक खंड में प्रवेश करती है। तो ये ब्लॉक खंड के एंट्री पॉइंट पे लगाया जाता है। तो ये इसको बोलते हैं अपन लास्ट स्टॉप सिग्नल। फिर आपका आता है लेवल क्रॉसिंग। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर वह जगह जहां पर ट्रैक और रोड एक ही लेवल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। वह स्थान, रेलवे ट्रैक के ऊपर वह स्थान जहां पर रेलवे का ट्रैक और सड़क दोनों एक ही लेवल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। और उस लेवल क्रॉसिंग के ऊपर जब ट्रैक पर गाड़ी जा रही है, उस दौरान सड़क पे व्हीकल का मूवमेंट न हो, उसको रोकने के लिए जो बैरियर लगाया जाता है उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग फाटक। उसको क्या बोलते हैं? लेवल क्रॉसिंग फाटक। फिर आपका आता है लाइन क्लियर। तो रेलवे संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उस नियमों के तहत ब्लॉक खंड स्टेशन के द्वारा गाड़ी को भेजने के लिए, यानी जो भी सेंडिंग स्टेशन है, तो रेलवे की जो कार्यप्रणाली बनेगी है, एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था आगे आएगी, तो जिसको अपन बोलेंगे रेलवे के कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अंतर्गत सेंडिंग स्टेशन एक ब्लॉक खंड है, उसके सेंडिंग स्टेशन के द्वारा गाड़ी को भेजने के लिए रिसीविंग एंड के स्टेशन के द्वारा जो परमिशन ली जाती है उसको अपन बोलते हैं लाइन क्लियर। तो ये आपका जो लाइन क्लियर है हमेशा कौन देगा? रिसीविंग एंड का स्टेशन देगा। किसको देगा? सेंडिंग एंड को देगा। तो सेंडिंग एंड जो होगा वो हमेशा पिछला स्टेशन कहलाएगा, और परमिशन कौन देगा? अगला स्टेशन, यानी जहां पर गाड़ी जाएगी। तो अगले स्टेशन के द्वारा पिछले स्टेशन को गाड़ी भेजने के लिए जो परमिशन दी जाती है उसको अपन बोलते हैं लाइन क्लियर। फिर आपका आता है टू एस्पेक्ट सिग्नल। तो ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था जिसके अंदर अधिकतम दो ही सूचना दी जा सकती है, उसको अपन बोलते हैं टू एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम। ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था जिसके अंदर अधिकतम दो ही सूचना दी जा सकती है, उसको अपन बोलते हैं टू एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम। अब इस टू एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम में एक एस्पेक्ट जो होगा वो ऑन एस्पेक्ट होगा,
दूसरा एस्पेक्ट जो होगा वो हमेशा ऑफ एस्पेक्ट होगा। ऑन एस्पेक्ट किसी सिग्नल का वह एस्पेक्ट होता है जो उस सिग्नल के लिए अधिकतम प्रतिबंधित गति के बारे में जानकारी देता है। किसी सिग्नल का ऑन एस्पेक्ट वह एस्पेक्ट होता है जो उस सिग्नल के लिए अधिकतम प्रतिबंधित गति के बारे में जानकारी देता है, वो उस सिग्नल का ऑन एस्पेक्ट कहलाता है। अगर स्टॉप सिग्नल के संदर्भ में बात करेंगे तो ऑन एस्पेक्ट का मतलब होता है डेड स्टॉप, खड़े होना। और परमिजिव सिग्नल के संदर्भ में बात करेंगे तो जहां पर सिग्नल सिंगल डिस्टेंट की व्यवस्था है तो वहां पर उसका जो ऑन एस्पेक्ट होता है वो कॉशन एस्पेक्ट होता है, जो यह कहता है कि इस सिग्नल को कॉशसली पार करके आगे जाना है। और जहां डबल डिस्टेंट की व्यवस्था लगी है तो वहां पर मेन डिस्टेंट का जो नॉर्मल एस्पेक्ट होता है वो आपका क्या होता है, अटेंशन एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑन एस्पेक्ट हो गया, एक ऑफ एस्पेक्ट। अब टू एस्पेक्ट व्यवस्था में जो दूसरा एस्पेक्ट होगा वो हमेशा ऑफ एस्पेक्ट रहेगा। टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में दूसरा एस्पेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफ एस्पेक्ट। तो मैंने आपको बताया था एक ऑन एस्पेक्ट, एक बताया ऑफ एस्पेक्ट। तो ऑन एस्पेक्ट के लिए मैंने बताया था कि किसी सिग्नल का ऑन एस्पेक्ट वह एस्पेक्ट होता है जो उस सिग्नल के लिए अधिकतम प्रतिबंधित गति के बारे में जानकारी देता है, वो उसका ऑन एस्पेक्ट कहलाता है। और इसके अलावा जो एस्पेक्ट रहेगा उसको अपन ऑफ एस्पेक्ट बोलते हैं। फिर एक आपका आता है मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम। ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था जिसके अंदर दो से ज्यादा सूचनाएं दी जा सकती है उसको अपन बोलते हैं मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम। इसके अंदर एक एस्पेक्ट हमेशा ऑन रहेगा, इसके अलावा बाकी जो रहेंगे वो सारे आपके ऑफ एस्पेक्ट कहलाएंगे। अब यहाँ पे भी ऑन एस्पेक्ट जो है वो आपके सिग्नल पे डिपेंड करेगा, कौन सा सिग्नल है। अगर स्टॉप सिग्नल है तो ये ऑन एस्पेक्ट हमेशा डेड स्टॉप के बारे में जानकारी देगा, और परमिजिव सिग्नल है तो कॉशन या अटेंशन के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा जो एस्पेक्ट रहेंगे वो सारे आपके ऑफ एस्पेक्ट कहलाएंगे। फिर आपका आता है पॉइंट इंडिकेटर या ट्रैप इंडिकेटर। तो ऐसे पॉइंट या ट्रैप जो नॉन इंटरलॉक्ड है या उसकी पोजीशन सेंट्रल पेज पर रिपीट नहीं हो रही है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए उस पॉइंट या ट्रैप पॉइंट के ऊपर जो इंडिकेटर लगाते हैं जो उसकी स्थिति के बारे में जानकारी देता है उसको अपन पॉइंट या ट्रैप इंडिकेटर बोलते हैं। फिर आपका आता है रनिंग लाइन। तो एक ब्लॉक खंड स्टेशन को दूसरे ब्लॉक खंड स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन जिसके ऊपर अधिकतम गति जो उस सेक्शन में दी गई है उस गति पे गाड़ी पास हो सकती है उसको अपन रनिंग लाइन नहीं, सॉरी रनिंग लाइन वह लाइन होती है जिस पर एक से ज्यादा सिग्नल के द्वारा कंट्रोल होती है और जिसके ऊपर गाड़ियां चल करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जाती है। रनिंग लाइन जो होती है वो लाइन होती है जो एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन को कनेक्ट करती है, जिसके ऊपर गाड़ियां चल के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जाती है, उसको अपन बोलते हैं रनिंग लाइन। फिर आपका आता है संटिंग। तो संटिंग क्या है, किसी लाइन पर रखी हुई गाड़ी के अंदर इंजन को जोड़ना या हटाना या उसके अंदर डब्बे को जोड़ना या हटाना या उस की लाइन चेंज करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन बोलते हैं संटिंग। और इस संटिंग का कार्य करने के लिए जिस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है उसको अपन बोलते हैं संट सिग्नल, जो आगे आएगा। पहले एक संटिंग का कार्य क्या है, तो किसी लाइन पर रखी हुई गाड़ी के अंदर इंजन को या डब्बे को जोड़ना या हटाना या उसकी लाइन परिवर्तन करने का जो कार्य होता है उसको अपन बोलते हैं संटिंग का कार्य। और इस संटिंग को कार्य को करने के लिए जिस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है उसको अपन बोलते हैं संट सिग्नल। फिर एक आपका आता है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो रेलवे एक्ट के तहत जो अप्रूव्ड ऑफिसर होता है जिसको मैंने बताया था सीओ, उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं उसको अपन बोलते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन। और सीआरएस जो करता है वो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। बस दोनों में यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। फिर आपका आता है स्टेशन। रेलवे ट्रैक के ऊपर वह स्थान जहां पर ट्रेनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है उसको अपन बोलते हैं स्टेशन। रेलवे ट्रैक के ऊपर वह स्थान जहां पर ट्रेनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है उसको अपन बोलते हैं स्टेशन। फिर आपकी आती है स्टेशन सीमा। किसी स्टेशन के द्वारा अधिकतम दूरी के जो
सिग्नल कंट्रोल हो रहे हैं उनके बीच का जो भाग रहेगा उसको अपन बोलते हैं स्टेशन लिमिट या स्टेशन सीमा। किसी स्टेशन के द्वारा अधिकतम दूरी के जो सिग्नल उस स्टेशन के द्वारा जो कंट्रोल हो रहे हैं उनके बीच का जो भाग रहेगा उसको अपन बोलेंगे स्टेशन लिमिट या स्टेशन सीमा। तो स्टेशन का वह भाग होता है जिस पर स्थित अधिकतम दूरी के सिग्नल उस स्टेशन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, उसको उस स्टेशन की स्टेशन सीमा या स्टेशन लिमिट कहते हैं। फिर आपका आता है सहायक नियम। तो ये आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो जनरल रूल के तहत अलग से जारी किए जाते हैं, लेकिन यह जनरल रूल को ओवरसीट सुपरसीट नहीं करते। तो इसको बोलते हैं एसआर। तो टोटल नाम हो जाता है आपका जीआर तो है जनरल रूल जो मेन रूल बने हैं। फिर आपकी लोकल जोनल रेलवे के हिसाब से जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो निकाले जाते हैं उसको अपन एसआर बोलते हैं। तो इसको कंबाइंड बोलते हैं जीएंडएसआर। तो हर एक जोनल रेलवे का खुद का एक जीएंडएसआर होता है। जीआर तो कॉमन होता है पूरी रेलवे के लिए, एसआर जो होता है वो जोनल रेलवे के लिए होता है। एक ऐसा जोनल रेलवे का एसआर दूसरे जोनल रेलवे में कॉमन हो ये जरूरी नहीं है। तो ये आपके सहायक नियम होते हैं जो आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं और ये आपके जनरल रूल की सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कभी भी जनरल रूल को सुपरसीट नहीं करते हैं। फिर आपका आता है वर्किंग ऑफ सिस्टम। तो गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको अपन बोलते हैं संचालन नियम या फिर वर्किंग सिस्टम। तो गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको बोलते हैं संचालन के नियम या संचालन की पद्धति या संचालन की व्यवस्था। ट्रैक सर्किट तो वह इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके अंदर ट्रैक उसका एक पार्ट होता है और जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर खंड के अंदर गाड़ी है या नहीं है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रैक सर्किट। तो ट्रैक सर्किट आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसके अंदर ट्रैक उसका एक भाग होता है और उस पर्टिकुलर भाग में गाड़ी है या नहीं है उसके बारे में ये जानकारी आपको देता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रैक सर्किट। तो उसके लिए आपका सबसे सिंपल ट्रैक डिटेक्शन को प्रूफ डिटेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल सर्किट है। तो उसमें दो एंड होते हैं, एक आपका फीड एंड होता है, एक आपका रिले एंड होता है। फीड एंड पर आप सप्लाई देते हो, करंट चल के जाती है और सामने वाले एंड पर रिले को पिकअप कराती है। ये आपका क्लोज्ड टाइप का डीसी ट्रैक सर्किट है। तो उसके ऊपर जब गाड़ी आती है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, करंट यहाँ से फ्लो होकर इधर ही वापस आ जाएगा। तो इस रिले को पिकअप कराने के लिए मिनिमम जितना करंट मिलना चाहिए वो वहां पर नहीं मिलेगा और रिले ड्रॉप हो जाएगी। और ड्रॉप होना ये जानकारी देता है कि इस पर्टिकुलर खंड में गाड़ी है, और अगर वो रिले पिकअप है इसका मतलब इस पर्टिकुलर खंड में कोई गाड़ी नहीं है। तो ट्रैक सर्किट आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें ट्रैक उसका एक भाग होता है और यह आपके उस पर्टिकुलर खंड में गाड़ी है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देता है। फिर आपका आता है सिग्नल के पीछे और सिग्नल के आगे। तो ये आपका किसी लाइन के ऊपर सिग्नल है, तो गाड़ी जब इस सिग्नल को अप्रोच कर रही है तो जिस भाग पे वो चल के जा रही है इसको अप्रोच करने के लिए ये आपका सिग्नल के पीछे का भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? सिग्नल का पीछे का भाग। और जब गाड़ी इस सिग्नल को पार करके जाएगी और उस समय जिस खंड पर चलेगी यह आपका सिग्नल का आगे का भाग कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल के आगे का भाग। तो पीछे का कौन सा हिस्सा हो गया? जहां पर गाड़ी अप्रोच कर रही है उस सिग्नल के लिए। तो जिस सिग्नल को अप्रोच करने के लिए गाड़ी जिस भाग पे चल के जा रही है वो सिग्नल के पीछे का भाग कहलाता है। और जब गाड़ी उस सिग्नल को पार करके जिस भाग पर चल रही है वो सिग्नल के आगे का भाग कहलाता है। लाइन कैपेसिटी। एक कैलेंडर डे पहले किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं। जो तारीख जिस समय स्टार्ट होती है और वो तारीख जब खत्म होगी, तो रात को ओड ओवर से लेके 23.59 जो होता है आपका, यानी एक तारीख जिस समय वो शुरू होती है जब वो खत्म होती है वो आपका एक कैलेंडर डे कहलाता है। तो किसी सेक्शन के अंदर एक कैलेंडर डे में चलने वाली गाड़ी की संख्या उस सेक्शन की लाइन कैपेसिटी या लाइन क्षमता कहलाती है। किसी पर्टिकुलर खंड के अंदर एक कैलेंडर डे में चलने वाली गाड़ी की जो संख्या होती है वो उस सेक्शन की लाइन कैपेसिटी या लाइन क्षमता कहलाती है, उसको अपन लाइन कैपेसिटी कहते हैं। फिर आपका आता है ओवरलैप।
तो किसी स्टॉप सिग्नल के आगे का वह भाग जो पीछे वाले सिग्नल को क्लियर करने के लिए खाली रखा जाता है सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं ओवरलैप। उसको क्या बोलते हैं? ओवरलैप। अब ये दो तरह का ओवरलैप आएगा, आगे बात करेंगे। एक सिग्नल ओवरलैप कहलाएगा, एक ब्लॉक ओवरलैप। अभी खाली यहां पर है कि सिग्नल के आगे का वह भाग, वह न्यूनतम भाग जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाली रखा जाता है, उसको अपन बोलते हैं ओवरलैप। उसको क्या बोलते हैं? ओवरलैप। अब ये ओवरलैप दो तरह के होते हैं, एक आपका कहलाता है सिग्नल ओवरलैप, एक आपका कहलाता है ब्लॉक ओवरलैप। आगे चर्चा करेंगे, अभी खाली ये ओवरलैप क्या होता है। फिर आपका ऑन एस्पेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी सिग्नल का वह एस्पेक्ट जो उस सिग्नल के लिए अधिकतम प्रतिबंधित गति के बारे में जानकारी देता है, उसको अपन बोलते हैं ऑन एस्पेक्ट। फिर आपका ऑफ एस्पेक्ट, इसके अलावा जो भी एस्पेक्ट होते हैं वो सारे आपके ऑफ एस्पेक्ट कहलाते हैं। वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? ऑफ एस्पेक्ट कहलाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? वैसे तो ये पढ़ाया हुआ हिस्सा था। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपन। सिंगल लाइन और डबल लाइन की डेफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। दो ब्लॉक खंड स्टेशन के बीच का वह भाग जहां पर एक ही लाइन है और एक समय में एक ही गाड़ी या तो जा सकती है या आ सकती है, इस तरह का जो खंड होता है इसको अपन सिंगल लाइन सेक्शन बोलते हैं। और दो ब्लॉक खंड स्टेशन के बीच का वह भाग जहां पर दो लाइनें बिछी हुई है, उस दो लाइनों में एक लाइन पर एक दिशा में, दूसरी लाइन में विपरीत दिशा में एक साथ गाड़ियां आ जा सकती है, इसको अपन डबल लाइन सेक्शन बोलते हैं। और एक आपका ट्विन लाइन सेक्शन भी होता है। ये ट्विन लाइन सेक्शन में जो दो रनिंग लाइनें हैं, ये आपके दोनों सिंगल लाइन सेक्शन की तरह बिहेव करती है। यानी जहां पर दो ब्लॉक खंड स्टेशन के बीच में दो लाइनें हैं और उन दोनों लाइनों पर एक भी दिशा में या विपरीत दिशा में एक साथ गाड़ियां आ जा सकती है, इसको ट्विन लाइन सेक्शन बोलते हैं। और इस ट्विन लाइन सेक्शन में दोनों लाइनें सिंगल लाइन सेक्शन की तरह बिहेव करती है। वर्तमान में ये कहीं पे भी काम में नहीं लिया जा रहा, अभी जो ले रहे हैं वो अपना सिंगल लाइन और डबल लाइन ही काम में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी। डेफिनेशंस के बाद इसमें चलते हैं ओवरलैप पर। सर बैक ब्लॉक समझाएंगे सर? हैं? बैक ब्लॉक सर? बैकलॉक? ब्लॉक बैक सर। ब्लॉक बैक? देखो ये आपका डबल लाइन सेक्शन है जिसमें एक में इस दिशा में गाड़ी आएगी और यहाँ पर गाड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये गाड़ी जिस लाइन पर आ रही है इसमें ये आपका फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है और इसके आगे एक पर्याप्त दूरी है जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप। ठीक है, तो ब्लॉक ओवरलैप क्या होगा अभी आगे आएगा। अभी खाली है कि भाई ये ब्लॉक ओवरलैप होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर ये ब्लॉक खंड ऑक्युपाइड होने वाला है तो इससे संबंधित सूचना इस स्टेशन के द्वारा पिछले स्टेशन को जो दी जाती है, इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक बैक करना। तो जब भी यहाँ पर गाड़ी इस होम सिग्नल को पार करके इस खंड को ऑक्युपाइड करेगी, इसको अपन बोलेंगे ब्लॉक बैक करना। और सिंगल लाइन के अंदर ये आपका इस तरह का सेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे ये होम सिग्नल है और इधर भी आपका होम सिग्नल है। देखो यहाँ पर आपका एडवांस स्टार्टर भी आ जाएगा और ये आपका एक ब्लॉक ओवरलैप भी आएगा। ये ब्लॉक खंड चालू, यहाँ तक ब्लॉक खंड रहेगा। क्लास बी कैटेगरी का स्टेशन है तो ए और सी है तो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपको खाली ये देखना है कि सिंगल लाइन सेक्शन में, यानी इस तरह का जो सेक्शन है, इसमें एक्चुअल में अगला या पिछला तो बोल ही नहीं सकते भाई किस तरफ होगा। अगला या पिछला आप डिफाइन करोगे अप और डाउन से। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो ये आपका अगला स्टेशन है, तो ये पीछे वाला क्या होगा? पिछला स्टेशन। तो जब भी सिंगल लाइन सेक्शन के अंदर होम सिग्नल पार करके ये गाड़ी ब्लॉक खंड ऑक्युपाइड करने वाली है या कर चुकी है, तो इससे संबंधित सूचना उस ब्लॉक खंड स्टेशन को देना ब्लॉक बैक कहलाता है। तो यहाँ पर मैं इसको आगे बोलूं तो अगले ब्लॉक खंड स्टेशन को देना, और पीछे इसको बोलूं तो पिछले ब्लॉक खंड स्टेशन को देना। या फिर आप सीधा ये बोलो सिंगल लाइन सेक्शन में जिस तरफ का भी ब्लॉक खंड वो ऑक्युपाइड करने वाला है
या ऑक्युपाइड किया जा रहा है, तो इससे संबंधित सूचना उस संबंधित ब्लॉक खंड के स्टेशन को देना ब्लॉक बैक कहलाता है। समझ में आया? ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग की टर्म है। जब शंटिंग करने के लिए स्टेशन में जगह नहीं होती तो वो क्या करते हैं, गाड़ी को ब्लॉक खंड में ले जाते हैं या किसी और पर्पज के लिए भी ले जा सकते हैं, मेंटेनेंस का पर्पज भी हो सकता है। तो उस समय वो ब्लॉक खंड जब ऑक्युपाइड होने वाला है तो इसकी सूचना जो अगले स्टेशन को दी जाती है, उस टर्म को यहाँ पर ब्लॉक बैक बोला जाता है कि भाई मैं ब्लॉक बैक करने जा रहा हूं। यानी ब्लॉक बैक करना मतलब ब्लॉक खंड को ऑक्युपाइड करना। तो उस समय आपकी जो नॉर्मल वर्किंग ब्लॉक वर्किंग दी गई है वो वहां पर सस्पेंड हो जाती है, ब्लॉक वर्किंग नॉर्मल नहीं चलती। हाँ बोलो। जी सर, समझ में आ गया सर। ओके, थैंक यू। और किसी को? ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ओवरलैप। अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ओवरलैप क्या होता है, तो मैंने बताया था पर्याप्त दूरी को ही ओवरलैप बोलते हैं। तो ये आपका पर्याप्त दूरी को ओवरलैप नहीं बोल के, ओवरलैप ये होता है कि किसी सिग्नल को क्लियर करने के लिए उसके आगे आने वाला जो सिग्नल का जो भाग होता है, यानी ये आपको भी मैंने बताया था, सिग्नल के आगे का वह भाग जो पिछले सिग्नल को ऑफ करने के लिए यहाँ पर खाली रखा जाता है, इसको अपन बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। तो सिग्नल ओवरलैप की जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका सिग्नल S1 है और ये आपका S2 है। तो S1 सिग्नल को ऑफ करने के लिए इसके आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल के आगे जो एक पर्याप्त दूरी खाली रखी जाती है, इसको अपन बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, किसी स्टॉप सिग्नल को क्लियर करने के लिए उसके आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी खाली रखी जाती है सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। क्या बोलते हैं? सिग्नल ओवरलैप। तो इसका लॉजिक मैंने बताया तो वही है कि अगर मान लो गाड़ी को आप ये सिग्नल क्लियर करके जब गाड़ी इसको पास करके जाएगी, किसी वजह से मान लो यहाँ गाड़ी खड़ी ना और ओवरशूट हो जाए या कंट्रोल ना कर पाए, तो उस दौरान अगर दूसरा व्हीकल इस जगह पे पड़ा रहेगा, क्या रहेगा, वहां पे दुर्घटना हो, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा आएगी। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये स्पेस खाली रखते हैं कि मान लो अगर ऐसी परिस्थिति बने भी और गाड़ी ओवरशूट भी हो जाए तो वहां पर दुर्घटना नहीं हो, उसको रोकने के लिए ये दूरी खाली रखी जाती है। तो यहाँ पर इस दूरी को बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। तो किसी स्टॉप सिग्नल को ऑफ करने के लिए या किसी सिग्नल को ऑफ करने के लिए उसके आगे आने वाले सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी खाली रखी जाती है, इसको अपन बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ सिग्नल ओवरलैप का? पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, अच्छे से याद होगा तो ठीक, बोर्ड पे बना करके कि S1 सिग्नल को ऑफ करने के लिए S2 के आगे एक पर्याप्त दूरी खाली रखी जाती है। वो पर्याप्त दूरी जो होती है वो यहाँ पर सिग्नल ओवरलैप कहलाती है। किसका? S1 का। यहाँ पर ये S1 के लिए खाली छोड़ रहे हो, ये S1 का सिग्नल ओवरलैप कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिग्नल ओवरलैप का डेफिनेशन। यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आता है ब्लॉक ओवरलैप। तो ब्लॉक ओवरलैप एक्चुअल में आपका ब्लॉक खंड से जुड़ा है। एक आपका स्टेशन ए है, दूसरा आपका स्टेशन बी है। तो आपकी जो वर्किंग ऑफ सिस्टम दिया गया है उसके अंतर्गत जब आपका बताया था मैंने कि गाड़ी को स्टेशन से भेजना है दूसरे स्टेशन, वहां पर अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सेंडिंग एंड को रिसीविंग एंड के द्वारा जो लाइन क्लियर के रूप में जो परमिशन दी जाती है, तो उसके पहले ये रिसीविंग स्टेशन यहाँ पर कुछ मानक तय करता है। भाई मेरे यहाँ पर सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर जो भी सिग्नल है, यानी पहले वाली गाड़ी पूरी आ चुकी है और उस गाड़ी को जो सिग्नल दिए गए वो सारे नॉर्मल कर दिए गए हैं और उस सिग्नल के बाद एक पर्याप्त दूरी खाली है, तो वो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर देगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक ओवरलैप होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि रिसीविंग स्टेशन के द्वारा सेंडिंग स्टेशन को लाइन क्लियर की परमिशन देने से पहले उसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे जो एक पर्याप्त दूरी खाली रखी जाती है, उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप। उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक ओवरलैप। इसी का नाम है एडवांस स्टार्टर का सिग्नल ओवरलैप, क्योंकि यहाँ पर देखो इस स्टेशन का ये कंट्रोल करने वाला सिग्नल कौन सा है? LSS, जो गाड़ी को ब्लॉक खंड में भेजेगा लाइन क्लियर मिलने के बाद। तो ये आपका स्टॉप सिग्नल है और कहां तक जाएगी गाड़ी? अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक। और इसके बाद में अपन एक जगह खाली छोड़ रहे थे। किसके लिए खाली छोड़ रहे हैं? LSS का मूवमेंट, यानी आपने जो एडवांस स्टार्टर ऑफ किया है।
तो उसको ऑफ करने के लिए क्या देना पड़ा था, लाइन क्लियर की परमिशन। तो ब्लॉक ओवरलैप जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, रिसीविंग स्टेशन के द्वारा सेंडिंग स्टेशन को लाइन क्लियर की परमिशन देने से पहले उसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी खाली रखी जाती है उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप। और इस ब्लॉक ओवरलैप को एडवांस स्टार्टर का सिग्नल ओवरलैप भी कहते हैं। इसको एडवांस स्टार्टर का क्या बोलते हैं, सिग्नल ओवरलैप। तो यहाँ पर आपकी दो डेफिनेशन आ गई, एक सिग्नल ओवरलैप, एक आपका हो गया ब्लॉक ओवरलैप। अब यहाँ पर ये जो सिग्नल ओवरलैप और जो ब्लॉक ओवरलैप है यह आपके सिग्नलिंग व्यवस्था पे निर्भर करती है कि ये दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए सिग्नल ओवरलैप के लिए और ब्लॉक ओवरलैप के लिए। तो आपके यहाँ पर देखो दो तरह की सिग्नलिंग व्यवस्था बताई थी मैंने आपको, एक है आपकी टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था, एक है आपकी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था। एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था की बात करेंगे और उसके बाद वर्किंग ऑफ सिस्टम में आगे पढ़ेंगे अपन। एक आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग होता है, फिर आपका जब गाड़ियों की संख्या और बढ़ जाती है तो अपन एक नए कॉन्सेप्ट में जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग या ऑटो सिग्नलिंग। तो नेक्स्ट आपका जो आता है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग आता है, ये मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिग्नल ओवरलैप जो देखोगे तो टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के लिए जो सिग्नल ओवरलैप दिया है वो 180 मीटर दिया है और ब्लॉक ओवरलैप दिया है वो 400 मीटर दिया है। तो ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर है टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के लिए और सिग्नल ओवरलैप जो है वो आपका 180 मीटर है। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के लिए जो सिग्नल ओवरलैप है वो आपका 120 मीटर है और ब्लॉक ओवरलैप है जो आपका 180 मीटर है। अब यहाँ पे आप चीज देख रहे होंगे, सिग्नल ओवरलैप और ब्लॉक ओवरलैप की दूरी आप कंपेयर करोगे तो सिग्नल ओवरलैप में डिस्टेंस कम है, ब्लॉक ओवरलैप में डिस्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक ओवरलैप में गाड़ी ब्लॉक खंड पे चल के आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको सेफ्टी मार्जिन के लिए जो दूरी चाहिए वो ज्यादा चाहिए, यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस उसको चाहिए, यानी गाड़ी कंट्रोल करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो ज्यादा चाहिए, इसलिए ब्लॉक ओवरलैप में ये डिस्टेंस ज्यादा दिया है कंपेरेटिव सिग्नल ओवरलैप के। दूसरा आप यहाँ देखेंगे टू एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट में कंपेरिजन। तो टू एस्पेक्ट में ये दूरी ज्यादा है, मल्टी एस्पेक्ट में ये दूरी कम है। जैसे सिग्नल ओवरलैप की बात करूं तो टू एस्पेक्ट में कितना दिया 180 मीटर, जबकि मल्टी एस्पेक्ट में कितना दिया 120 मीटर। तो उसके पीछे रीजन ये है कि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था जो है ये प्री वार्न टाइप की सिग्नलिंग व्यवस्था है, यानी इसमें जो सिग्नल के जो एस्पेक्ट है वो प्री वार्निंग करते हैं आगे का जो सिग्नल है वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पर लोको पायलट को एडवांस में पता होता है कि आगे के सिग्नल की स्थिति क्या होगी, तो कंट्रोल स्पीड में आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन के लिए जो दूरी रखी गई वो कम रखी गई। जबकि टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में क्या होता है, वो प्री वार्न टाइप की नहीं होती है, उसको पता ही नहीं चलता कि आगे जो सिग्नल आएगा वो किस तरह का होगा, तो इसलिए वहां पर जो दूरी रखी जाती है वो मल्टी एस्पेक्ट के कंपेरिजन में ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कभी शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको ये स्पष्टीकरण यहाँ पर ये देना होता है। तो टू एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर है, ब्लॉक ओवरलैप आपका 400 मीटर रहेगा। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था है तो सिग्नल ओवरलैप आपका 120 मीटर है और ब्लॉक ओवरलैप आपका 180 मीटर रहेगा। और ऑटोमेटिक जो सिग्नलिंग व्यवस्था होती है वहां पर आपकी ब्लॉक खंड वर्किंग नहीं होती है, वहां पर दो ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है वो सिग्नलों के द्वारा नियंत्रित होता है और सिग्नल के एस्पेक्ट जो है उस सेक्शन में लगे ट्रैक सर्किट एक्सेल काउंटर या एएफटीसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और उस व्यवस्था के अंतर्गत पिछले स्टेशन का एस्पेक्ट तब तक ऑफ नहीं होता जब तक पहले वाली गाड़ी अगले स्टॉप सिग्नल को पार करके एक पर्याप्त दूरी, जिसको यहाँ पर बोलेंगे सिग्नल ओवरलैप, वो पार नहीं कर चुकी है, तब तक पिछला सिग्नल वहां पर ऑफ नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में चाहे सिंगल लाइन हो चाहे डबल लाइन व्यवस्था हो, वहां पर जो सिग्नल ओवरलैप रहेगा वो आपका 120 मीटर ही रहेगा, सबअर्बन को छोड़ करके। सबअर्बन के लिए अलग से एक एसआर निकला हुआ है, उसके अंदर ये दूरी दी गई है 90 मीटर। तो ये आपका इस नोट्स में नहीं है तो आप इसको लिख देना, सबअर्बन एरिया के लिए ये सबअर्बन जो लिखा है, सबअर्बन में जो सिग्नल ओवरलैप होता है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के लिए वो आपका 90 मीटर होता है। सबअर्बन के बाहर आओगे तो वापस 120 मीटर हो जाएगा, सबअर्बन के अंदर ये आपका 90 मीटर दिया गया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो ये आपका था ब्लॉक सिग्नल ओवरलैप और ब्लॉक ओवरलैप किसे कहते हैं और ये दूरियां कितनी होती है। ये आपको मानक डिस्टेंस दिया गया है, आपका जो रेलवे बोर्ड की अपनी जो एचसीएम है उसके अंदर ये मिनिमम डिस्टेंस दी गई है। सर हाँ बोलो सर, ये सबअर्बन स्टेशन ये क्या होता है? सबअर्बन जैसे आपकी बॉम्बे होती है ना जहाँ पर एक के पीछे एक गाड़ियां तुरंत आती रहती है, सबअर्बन जो सिटी के अंदर जो चलती है, लोकल ट्रेनें जहाँ चलती है,
बॉम्बे के अंदर आपकी जो कनेक्टिविटी देने के लिए जो लोकल ट्रेन नहीं चलाते, आप उसको सबर्बन एरिया बोलते हैं। धन्यवाद। ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि अगर आप स्पेस ज्यादा रखोगे तो वहां पे क्या टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम थोड़ा कम किया गया है, सिग्नल ओवरलैप वहां पर थोड़ा कम किया गया है, जिससे क्या है वहां पर नंबर ऑफ ट्रेन का मूवमेंट ज्यादा किया, तो 90 मीटर कर रखा वहां। क्या एम ए यू क्यू मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नल व्यवस्था, यानी जब सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था काम लोगे तो मल्टी एस्पेक्ट टाइप की, इसको बोलते हैं मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। और MSCLS का मतलब है मल्टी एस्पेक्ट। भैया म्यूट कर लो, किसके यहाँ से इको सुनाई दे रहा है, पूछने के बाद म्यूट कर लो, तो वापस इको सुनाई दे रहा है आपके वहां से। MAUQ का मतलब होता है मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट, यानी इसमें सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था है। और MSCLS मतलब है मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल सिस्टम, यानी आपकी CLS वाली व्यवस्था है। और MLQ का मतलब होता है मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट, यानी जो 2 एस्पेक्ट व्यवस्था थी उसको मॉडिफाइड किया गया था बीच में, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट। और इसके अंदर भी जो सिग्नल ओवरलैप और ब्लॉक ओवरलैप जो काम में लिया गया है वो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के रूल को ही फॉलो करता है। और ये TLQ का मतलब होता है 2 एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट, यानी आपकी जो सीमापुर सिग्नल व्यवस्था है उसके अंदर आर्म नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट, या 2 एस्पेक्ट कलर लाइट सिस्टम भी रहेगा इसका, 2 एस्पेक्ट CLS। जब वहां पर आप कलर लाइट सिग्नल सिस्टम काम में लोगे तो 2 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल सिस्टम रहेगा। तो वहां पर जो आपका सिग्नल ओवरलैप और ब्लॉक ओवरलैप है वो आपका 180 मीटर 400 मीटर। एक्चुअली में यहाँ पर ये सीमाफोर है या कलर लाइट है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूरियां वही रहेगी। यहाँ पर आपको खाली ये ध्यान देना है 2 एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट। अब वहां पे सिग्नल किसी भी तरह का हो सकता है, अगर आर्म टाइप का है तो लोअर क्वाड्रेंट कहलाएगा, या 2 एस्पेक्ट में तो अपर क्वाड्रेंट में जाओगे तो वो मल्टी एस्पेक्ट, आर्म टाइप काम में लिया तो अपर क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दूरी इस तरह से याद रखनी है, आसानी से याद रहेगा 2 एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट। अब यहाँ पर 2 एस्पेक्ट में जब आर्म यूज करोगे तो ये आपकी लोअर क्वाड्रेंट सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था कहलाएगी, जब कलर लाइट लोगे तो 2 एस्पेक्ट CLS कहलाएगा। और मल्टी एस्पेक्ट में जब आर्म यूज करोगे तो ये अपर क्वाड्रेंट सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था कहलाएगी। तो ये मल्टी एस्पेक्ट है इसलिए इसको MAUQ बोलते हैं, मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। और कलर लाइट होगा तो मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल सिस्टम। क्लियर हुआ? जिसने भी पूछा क्लियर हुआ? क्लियर? भैया रिप्लाई तो दे दो। हाँ सर क्लियर हो गया। ओके, तो ये अपन ने आज डेफिनेशन पढ़ा और एक आपने टॉपिक पढ़ा सिग्नल ओवरलैप, जिसमें सिग्नल ओवरलैप और ब्लॉक ओवरलैप के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा सिग्नल, फिक्स्ड सिग्नल कितने तरह के होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं और क्या वो सूचना अपन को देते हैं। ठीक है, तो अपना अगला जो टॉपिक है वो रहेगा आपका फिक्स्ड सिग्नल, और ये आपकी जो GR है उसके अंदर चैप्टर नंबर 3.02 से 3.08 के अंदर मेंशन किया गया है, किस तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या वो सूचना देते हैं। तो सिग्नल में मैंने आपको पहले भी बता रखा, सिग्नल क्या है, एक सूचना देने का माध्यम है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक निश्चित सूचना सांकेतिक भाषा के रूप में देते हैं। किसके द्वारा दी जाती है? स्टेशन मास्टर के द्वारा। किसको दी जाती है? लोको पायलट। और वो क्या सूचना देता है लोको पायलट को? उसको ये बताता है उसको उसकी गाड़ी लेके कहां से कहां तक जाना है जो उसके लिए सुरक्षित है। तो रेलवे के अंदर जो सिग्नल है वो एक पूर्व निर्धारित सूचना सांकेतिक भाषा के रूप में, यानी आपकी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है जो सांकेतिक भाषा के रूप में एक एजेंसी यानी स्टेशन मास्टर के द्वारा दूसरे एजेंसी यानी लोको पायलट को दी जाती है, जो उसको ये बताता है उसको उसकी गाड़ी लेके कहां से कहां तक जाना है जो उसके लिए सुरक्षित। तो जनरल बात करेंगे तो सिग्नल क्या है, जैसे आप लोग डे बाय डे लाइफ में भी देखते हो, रोड पे भी होता है ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे पे लगाए जाते हैं, बीच में नहीं लगाते हैं।
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझें कि भाई सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप लोग देखोगे जब आप सड़क पे चलते होते, एक आपका ये जाने वाला है, एक आपका ये इस तरह का रहेगा, बीच में डिवाइडर लगा होता है। तो ये रोड की चौड़ाई होती है, अगर एक गाड़ी यहाँ चल रही है तो दूसरी गाड़ी इसको साइड से ओवरटेक करके जा सकती है, यानी एक से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर चल सकती, ठीक है। लेकिन ट्रैक के मामले में क्या करेंगे, आपकी गाड़ी जो चल रही है रेल के ऊपर चल रही है। आपकी गाड़ी क्या रेलगाड़ी क्यों बोलते हैं अपन, आपकी गाड़ी जो चल रही है रेल पर चल रही है, नीचे जो ट्रैक बिछाया गया है उसको रेल बोलते हैं, और उसके ऊपर जो गाड़ी चलती है इसलिए उसको रेलगाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रैक पर अगर गाड़ी चल रही है तो पीछे अगर दूसरी गाड़ी आ रही है तो जब तक ये आगे वाला स्पेस खाली नहीं होगा तब तक दूसरी गाड़ी इसको इसको बाईपास करके या नहीं जा सकती। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉसिंग स्टेशन बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं, गाड़ियों को क्रॉसिंग करा के नंबर ऑफ ट्रेन की संख्या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उन गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए अपन सिग्नल का प्रयोग करते हैं। तो रेलवे के अंदर जो सिग्नल है वो एक सूचना देने का माध्यम है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक निश्चित सूचना स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को दी जाती है, जो उसको बताता है उसको उसकी गाड़ी लेके कहां से कहां तक जाना है जो उसके लिए सुरक्षित है। तो अब यहाँ पर जनरल बात करेंगे तो पहले यह है कि सिग्नल कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के हैं, एक सुनाई देने वाले, एक दिखाई देने वाले। सुनाई देने वाले में क्या रहेंगे, आवाज है, विसल है, डिटोनेटर है, पटाखे। फिर दिखाई देने वाले में क्या है, मूवेबल सिग्नल है। मूवेबल सिग्नल में दिन में फ्लैग का प्रयोग करते हैं, रात में लाइट का प्रयोग करते हैं, और रात में लाइट का जो प्रयोग करते हैं उसका कलर वही होता है जो दिन में फ्लैग का कलर होता है। और एक आपका होता है फ्लेयर सिग्नल, जिसमें आग लगा करके या धुआं करके सूचना दी जाती है, और एक आपका आता है फिक्स्ड सिग्नल। तो फिक्स्ड सिग्नल मैंने बताया था, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक निश्चित स्थान पर पोस्ट लगा करके जो सूचना दी जाती है उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड सिग्नल। अब आपके ये जो डिटोनेटर है, आवाज है, विशल है, फ्लेयर सिग्नल है और मूवेबल सिग्नल, इन सिग्नलों का प्रयोग आपातकालीन परिस्थिति में किया जाता है। और मूवेबल सिग्नल का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पर या तो कोई सिग्नल नहीं लगा है और वहां पर आपको कोई शॉर्ट मूवमेंट करना है उसके लिए, या किसी वजह से कोई सिग्नल वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, या कोई सिग्नल नहीं लगा और वहां पर आपको मूवमेंट करना है, तो उसके लिए जिस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है इसको बोलते हैं मूवेबल सिग्नल, फ्लैग सिग्नल। तो इसमें मूवेबल सिग्नल में दिन में फ्लैग का प्रयोग करते हैं और रात में लाइट का प्रयोग करते हैं। और रात में लाइट का कलर वही काम में लिया गया है जो दिन में फ्लैग का कलर काम में लिया गया। ठीक है, अब आते हैं अपन फिक्स्ड सिग्नल पे। तो फिक्स्ड सिग्नलों को भी वापस दो भागों में बांटा है, एक आपका रनिंग सिग्नल, एक आपका सब्सिडी सिग्नल। तो रनिंग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनके ऊपर गाड़ियां एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर भेजी जा सकती है, यानी ऐसे सिग्नल जिनके ऊपर गाड़ियों को ब्लॉक खंड की तरफ भेजा जा सकता है, इनको अपन बोलते हैं रनिंग सिग्नल। और दूसरे होता है सब्सिडी सिग्नल। सब्सिडी सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिनका प्रयोग स्टेशन यार्ड में छोटे मूवमेंट के लिए काम में लिया जाता है। इन सिग्नलों पे कभी भी गाड़ियां एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर नहीं भेजी जा सकती। इस तरह के जो सिग्नल रहेंगे इनको सब्सिडी सिग्नल बोलेंगे। तो इसके अंदर जो सिग्नल आते हैं वो आपका संट सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है वो आपके सब्सिडी सिग्नल के अंदर आते हैं। रनिंग सिग्नल में बात करेंगे तो वापस सिग्नल को सूचना देने के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक आपका कहलाता है टू एस्पेक्ट, एक कहलाता है मल्टी एस्पेक्ट। यानी ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था जिसके अंदर अपन अधिकतम दो ही सूचना दे सकते हैं उसको अपन टू एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा आपका आता है ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था जिसमें दो से ज्यादा सूचनाएं दी जा सकती है, इसको अपन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम बोलते हैं। अब इस टू एस्पेक्ट में जब आर्म का प्रयोग करेंगे तो इसको बोलेंगे, आर्म इसमें नीचे की तरफ जाती है, इसको लोअर क्वाड्रेंट सीमाफोर सिग्नल सिस्टम बोलते हैं। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में जब आर्म का प्रयोग करेंगे तो आर्म इसमें ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए इसको अपर क्वाड्रेंट सीमाफोर सिग्नल सिस्टम कहते हैं। दूसरा जिसमें कलर लाइट का प्रयोग होता है तो टू एस्पेक्ट कलर लाइट सिस्टम, और मल्टी एस्पेक्ट में जब कलर लाइट का प्रयोग करेंगे इसको बोलेंगे मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल सिस्टम। क्लियर? तो फिक्स्ड सिग्नल की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता रखी है, रेलवे ट्रैक के ऊपर वो स्थान जहां पर एक निश्चित लोकेशन पे पोस्ट खड़ा करके जो सूचना देते हैं इसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड सिग्नल। इस फिक्स्ड सिग्नल में दो तरह के सिग्नल है, एक आपके सीमाफोर, एक आपके कलर लाइट। सीमाफोर सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिसमें दिन में आर्म का प्रयोग किया जाता है और रात में लाइट का प्रयोग किया जाता है, कलर लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको सीमाफोर सिग्नल सिस्टम। सीमाफोर सिग्नल सिस्टम में जब आर्म नीचे की तरफ झुकती है तो ये आपकी लोअर क्वाड्रेंट सीमाफोर सिग्नल सिस्टम कहलाता है, और जब आर्म ऊपर की तरफ जाती है तो ये अपर क्वाड्रेंट सीमाफोर सिग्नल सिस्टम कहलाता है। फिर आपका आता है कलर लाइट सिग्नल सिस्टम, ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था जिसमें दिन हो या रात दोनों में लाइट का प्रयोग किया गया, कलर लाइट का। और कलर लाइट में कलर वही काम में लिए गए हैं जो सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था में रात्रि में काम में लिए गए।
सेमाफोर सिग्नल व्यवस्था में रात्रि में काम में लिए गए हैं। इसको बोलते हैं कलर लाइट सिग्नल सिस्टम। जब ये 2 एस्पेक्ट में काम आता है इसको 2 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल सिस्टम बोलेंगे। जब मल्टी एस्पेक्ट में काम में लेते हैं तो इसको मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल के प्रकार आ गए, कितने तरह के होते हैं, फिर सेमाफोर क्या होता है और कलर लाइट क्या होता है। अब अपन बात करेंगे 2 एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम। तो 2 एस्पेक्ट में मैं लोअर क्वाड्रेंट और कलर लाइट दोनों को साथ में बताऊंगा। तो इसके अंदर सिग्नल को वापस अपन 2 भागों में बांटेंगे। कोई भी सिग्नल हो रनिंग सिग्नल आपके, उसको मोटे तौर पे 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है स्टॉप सिग्नल, एक आपका होता है चेतावनी या परमिजिव सिग्नल। अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट के संदर्भ में बात करेंगे तो इसको यहाँ पे वार्नर सिग्नल बोलते हैं, चेतावनी सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर परमिजिव नहीं लिखा क्योंकि यह सिग्नल आपका प्योरली परमिजिव नहीं होता है। जब ये अकेले पोस्ट पे लगेगा तब ये परमिजिव की तरह काम करेगा, और जब ये स्टॉप सिग्नल के साथ लगेगा उस समय यह स्पीड इंडिकेटर की तरह ही काम करता है, इसलिए इसको अपन चेतावनी सिग्नल ही कहेंगे यहाँ पर। तो 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल जो रनिंग सिग्नल है उनको 2 भागों में बांटा है। एक आपका होता है स्टॉप सिग्नल, एक होता है आपका चेतावनी सिग्नल। ठीक है, तो स्टॉप सिग्नल कैसा दिखता है तो पहले इसकी बात करेंगे अपन। तो स्टॉप सिग्नल में पहले अपन आर्म टाइप की बात करेंगे। तो आर्म टाइप की बात करेंगे तो आपकी जो आर्म है जो स्टॉप सिग्नल की वो आपको इस तरह की दिखाई देगी। तो मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में पहले आप ये समझ लें क्या क्या होता है। यहाँ पर आपका क्या ये आर्म कहलाती है, और आर्म में जो ड्राइवर को अप्रोच करता है ये आपका एस्पेक्ट होता है ड्राइवर के लिए, और इसके पीछे का जो भाग होता है जिसको पृष्ठ भाग बोलते हैं। तो मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में चाहे आपका चेतावनी सिग्नल हो, चाहे परमिजिव हो, डिस्टेंट या फिर आपके स्टॉप सिग्नल हो, इसका जो पृष्ठ भाग रहेगा उसमें पूरी आर्म पे सफेद कलर रहेगा, और ये जो सफेद कलर की पट्टी दिख रही है फ्रंट में, तो इसके बैक साइड के अंदर यहाँ पर ब्लैक कलर रहेगा। ये कॉमन है सभी आर्म टाइप सिग्नल के अंदर। आर्म का पूरा कलर सफेद और पट्टी का कलर काला। ड्राइवर के फ्रंट में जो रहेगा वो आपके कलर जो रहेगा वो सिग्नल पे डिपेंड करेगा कैसा वो सिग्नल है। तो स्टॉप सिग्नल की जब बात करेंगे तो ये स्टॉप सिग्नल आयताकार। अच्छा, एक सिग्नल इसके साथ एक और चीज रहेगी, आपकी ये जो पट्टी है यहाँ पर, ये जो सफेद पट्टी है, तो आर्म टाइप के जितने भी सिग्नल होंगे वहां पर ये पट्टी हमेशा इसके किनारे जैसी होगी। ये आपके जो पोस्ट के समानांतर जो किनारा आ रहा आर्म का, ये जो किनारा आ रहा है पट्टी हमेशा उसके समान रहेगी। अगर मान लो ये किनारा मछली के पूंछ के आकार का है इस तरह का, तो यहां पर आप देखोगे ये मछली के पूंछ के आकार का किनारा होगी, तो ये पट्टी भी उसी आकार में कन्वर्ट होगी। तो आर्म टाइप सिग्नल में एक चीज ध्यान देंगे, आर्म का जो किनारा रहेगा पट्टी वैसी ही रहेगी। अगर वो किनारा परपेंडिकुलर है तो पट्टी भी परपेंडिकुलर अवस्था में रहेगी इस तरह से, और अगर किनारा आपका फिस्टेल है तो ये पट्टी भी फिस्टेल आकार की रहेगी। दूसरी चीज, दूसरा ये आर्म जिस जगह पे ब्लैक कलर की बॉडी से जुड़ती है इसको बोलते हैं स्पेक्टेकल। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल। और ये स्पेक्टेकल एक्चुअल में आपके डाउन रोड के माध्यम से ट्रांसमिटिंग वायर से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन में सिग्नलिंग के लिए 2 तरह की व्यवस्था है, एक आपका सिंगल वायर ट्रांसमिशन होता है, एक आपका डबल वायर ट्रांसमिशन होता है। तो लोअर क्वाड्रेंट के अंदर सिंगल वायर ट्रांसमिशन काम में लेते हैं, और अपर क्वाड्रेंट के अंदर डबल वायर ट्रांसमिशन काम में लेते हैं। ठीक है, तो जब वहां पर स्ट्रोक मिलता है तब ये स्पेक्टेकल मूव करती है, और स्पेक्टेकल के मूव के साथ ये आर्म का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे स्पेक्टेकल के अंदर आपको ये कलर्ड ग्लास दिख रहा है, इसको राउंडल बोलते हैं, और इस राउंडल के पीछे एक फिक्स प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर इनिशियल कंडीशन में, जब शुरुआती कंडीशन में जब सिग्नलिंग व्यवस्था आई थी वहां पर लैंप का प्रयोग किया जाता था, मैनुअली लैंप को जलाया जाता था। और जब इलेक्ट्रिकल व्यवस्था आ गई तो यहाँ पर अपन एलईडी लगाने लगे या बल्ब लगाने। तो ये जब एलईडी लगाएंगे वो फिक्स्ड प्लेटफॉर्म पर लगेगी, और वो उस लाइट के सामने जब ये कलर्ड ग्लास आता है तो ये आपको एस्पेक्ट बताता है नाइट में। अब यहाँ पर ये जो कलर्ड ग्लास का जो एस्पेक्ट है, ऑन स्थिति में कलर वही रहेगा जो आर्म का कलर रहेगा। कोई भी सिग्नल हो, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि आर्म का जो कलर रहेगा हमेशा ऑन स्थिति में लाइट वही जलेगी। तो मैकेनिकल में 3-4 चीजें कॉमन है, तो आप ये ध्यान रखें। एक तो आपका पट्टी जो रहेगी वो हमेशा किनारे के जैसी रहेगी, फिर आपका राउंडल में ऑन स्थिति में जो लाइट जलेगी वो हमेशा आर्म के कलर के जैसी जलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर
सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था में स्टॉप सिग्नल की जब बात करूंगा तो ये आयताकार आर्म होती है, सामने से आपको दिख रही है आयताकार आर्म, और ड्राइवर को फेसिंग जो कलर दिखेगा इस आर्म का वो लाल कलर दिखेगा, और यहाँ पे पट्टी का जो कलर रहेगा ये सफेद कलर रहेगा। तो इस तरह का जो सिग्नल रहेगा इसको बोलेंगे स्टॉप सिग्नल। क्या बोलेंगे? स्टॉप सिग्नल। और ये स्टॉप सिग्नल जब पोस्ट के ऊपर लगा हुआ है और जमीन के समानांतर स्थिति में, यानी पोस्ट के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है और जमीन के समानांतर है यानी क्षैतिज अवस्था में 0 डिग्री कोण बना रहा है, ये इसका ऑन एस्पेक्ट कहलाता है। ये इसका ऑन एस्पेक्ट कहलाता है। और स्टॉप सिग्नल के संदर्भ में बात करेंगे तो आपके जो सबसे पहले सिग्नल आए थे इनको अपन मैनुअल स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं, और स्टॉप सिग्नल पे गाड़ी उस सिग्नल को तब तक पार करके नहीं जा सकती ऑन स्थिति में जब तक कि वहां पर आपको कोई अथॉरिटी न दी जाए। आपके जो स्टॉप सिग्नल होते हैं उसका जो ऑन एस्पेक्ट होता है वो डेड स्टॉप होता है, और गाड़ी उस सिग्नल को ऑन स्थिति में तब तक पार करके नहीं जा सकती जब तक कि वहां पर उसको कोई अथॉरिटी न दी जाए अलग रूप से। तो जब तक आप अथॉरिटी नहीं दोगे तब तक गाड़ी स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करके नहीं जा सकती। तो यहाँ पर ये जो ऑन एस्पेक्ट यानी ये आर्म जब क्षैतिज अवस्था में है तो ये इसका ऑन एस्पेक्ट कहलाता है, जिसको ऑन एस्पेक्ट बोलते हैं। और गाड़ी इस सिग्नल को पार करके नहीं जाएगी कब तक? जब तक कि उसको वहां पर अलग से कोई अथॉरिटी नहीं मिल जाए। जब ये आर्म नीचे की तरफ झुकती है उस समय ये 45 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 45 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये इसका ऑफ एस्पेक्ट कहलाता है। ऑफ एस्पेक्ट का मतलब होता है कि गाड़ी इस सिग्नल को पार करके जा सकती है कहां तक? इसके आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल, इसके आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल। तो ये आपका जो एस्पेक्ट कहलाएगा डे एस्पेक्ट कहलाएगा। जब आर्म क्षैतिज अवस्था में है तो ये इसका ऑन एस्पेक्ट है, गाड़ी इस सिग्नल को पार करके नहीं जाएगी जब तक कि वहां पर उसको कोई अथॉरिटी न दी जाए। जब ये आर्म नीचे की तरफ झुकी हुई है तो झुकेगी तब उस समय क्षैतिज अवस्था से जो एंगल बनेगा वो 45 से 60 डिग्री बनेगा, ये इसका ऑफ एस्पेक्ट कहलाता है, यानी गाड़ी इस सिग्नल को पार करके जा सकती है। तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट हो गया। अब लोअर क्वाड्रेंट में इसमें तीसरा एस्पेक्ट जो 90 डिग्री होता है वो काम में नहीं लिया गया। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो आपका मैकेनिकल जो सिग्नलिंग व्यवस्था थी ये एक्चुअल में जहां से आप ऑपरेट कर रहे हो वहां से किसी न किसी माध्यम से डायरेक्टली जुड़ी रहती। तो अगर मान लो किसी वजह से वो ट्रांसमिशन मीडिया डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया, तो उस समय ये आर्म अपने बाहर से नीचे की तरफ झुक सकती। तो उस समय वह क्या स्थिति बता रही है, यानी उस समय रॉन्ग इंफॉर्मेशन वहां पे ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको काम में नहीं लेते। दूसरा क्या होता है कि मैकेनिकल व्यवस्था में जो आर्म है उसके बैकग्राउंड में अगर कोई पोस्ट या कोई इमेज आ जाती है तो उसका इफेक्ट उसकी विजिबिलिटी पे पड़ता है, इसलिए इसका 90 एस्पेक्ट यहाँ पर काम में नहीं लिया गया। कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में क्या होता है, बैक साइड में अगर कोई चीज आती है तो उससे उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, लेकिन जो आर्म टाइप के जो सिग्नल होते हैं यानी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है विजुअली जो अपन देखते हैं, तो अगर उसके बैकग्राउंड में कोई चीज आ रही है तो उसका इफेक्ट सीधा उसकी विजिबिलिटी पे पड़ता है। तो इसलिए इसका 90 एस्पेक्ट यहाँ पर काम में नहीं लिया गया। दो ही काम में लिए, एक ऑन एस्पेक्ट एक ऑफ एस्पेक्ट। ऑन का मतलब है डेड स्टॉप खड़े होना, कब तक? जब तक कि वहां पर उसको कोई अलग से अथॉरिटी न मिल जाए। ऑफ एस्पेक्ट का मतलब है प्रोसेस इस सिग्नल को पार करके जा सकते हैं। ये तो हो गया डे एस्पेक्ट। नाइट के लिए क्या रहेगा? तो नाइट में क्या है, मैकेनिकली है, आर्म है, दिखाई नहीं देती, दूर से आ रही है, तो वहां पर लाइट का प्रयोग किया गया। तो लाइट के लिए आर्म का कलर लाल है तो रात्रि में ऑन स्थिति में यहाँ पर लाल कलर की लाइट जले। तो रात्रि में जब लाल कलर की लाइट जल रही है इसका मतलब यह सिग्नल ऑन स्थिति में है, स्टॉप सिग्नल है, लाल कलर की लाइट जल रही है, तो गाड़ी को इस सिग्नल को पार करके नहीं जाना है जब तक कि वहां पर उसके कोई अलग से अथॉरिटी ना मिल जाए। जब ये ऑफ होगा तो उस समय ये देखो लाइट तो मैंने बताया था फिक्स प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, अब आपका स्पेक्टेकल मूव करेगा। जब ये सिग्नल ऑफ होगा तो आर्म नीचे की तरफ झुकेगा, स्पेक्टेकल ऊपर की तरफ जाएगा। उस समय ये लाल कलर का ग्लास ऊपर हट जाएगा और लाइट के सामने ग्रीन कलर का ग्लास आ जाएगा और रात्रि में ये ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देगी। और ये ग्रीन कलर की लाइट दिखना ये बताता है ये जो स्टॉप सिग्नल है वो ऑफ स्थिति में है, गाड़ी इस सिग्नल को पार करके जा सकती है। तो ये डे और नाइट के एस्पेक्ट हो गए। डे में आर्म और नाइट में ये लाल और ग्रीन लाइट। लाल कलर की लाइट जल रही इसका मतलब सिग्नल ऑन स्थिति में है, गाड़ी को पार करके नहीं जाना है। ग्रीन कलर की लाइट जल रही इसका मतलब सिग्नल ऑफ स्थिति में है, गाड़ी इस सिग्नल को पार करके जा सकती है। ठीक है। तो ये आपका जो है स्टॉप सिग्नल है सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था का, और इसको बोलते हैं लोअर क्वाड्रेंट सीमाफोर सिग्नल व्यवस्था का स्टॉप सिग्नल।
फिर आपका आता है कलर लाइट सिग्नल सिस्टम। तो कलर लाइट सिग्नल सिस्टम मैंने बताया था जिसमें दिन और रात दोनों में कलर लाइट का प्रयोग किया गया और वहां पर लाइट के कलर वही काम में लिए गए जो सीमापुर सिग्नल व्यवस्था में रात्रि में काम में। तो रात्रि में यहाँ क्या काम में लिया, लाल और हरा। तो यहाँ पे भी क्या लिया, लाल और हरा। और कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में जो आपकी यूनिट होती है 2 एस्पेक्ट 3 एस्पेक्ट या 4 एस्पेक्ट की, उसका जो सबसे नीचे वाला जो एस्पेक्ट होता है ये हमेशा ऑन एस्पेक्ट कहलाता है और ये हमेशा ड्राइवर की आई लेवल पे होता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो ड्राइवर के आई लेवल पे होती है, रेल के टॉप से। ठीक है, तो लाल कलर की ये लाइट जल रही है, ये इसका ऑन एस्पेक्ट है जो ये बताता है गाड़ी को इस सिग्नल को पार करके, मतलब ये सिग्नल ऑन स्थिति में है, गाड़ी को इस सिग्नल को पार करके नहीं जाना है जब तक कि उसको वहां पर कोई अथॉरिटी न मिल जाए। जब यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जल रही है ये इसका ऑफ एस्पेक्ट है, यानी ये बताता है गाड़ी इस सिग्नल को पार करके जा सकती। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल सिस्टम। अब आप सीएलएस में जब भी पढ़ाएंगे तो वहां पे बताया जाएगा सीएलएस के क्या फीचर है। तो देखो सबसे पहला मैंने आपको ये बताया कि मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में आर्म की विजिबिलिटी, पीछे ऑब्जेक्ट या कुछ भी आ जाता है तो उसका इफेक्ट उसकी विजिबिलिटी पे पड़ता है। लेकिन कल लाइट में क्या होता है, पीछे नाइट में अगर कुछ चीज आती है, डे में भी आता है तो उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। दूसरा, मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में क्या मैकेनिकल पार्ट है और ट्रांसमिशन मीडिया है, तो वहां पर वियर एंड टियर रहेगा, तो लॉस की संभावना, स्ट्रोक के लॉस की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से क्या है ये सिग्नल ट्रबल ज्यादा करता है। मैकेनिकल पार्ट है। दूसरा, वियर एंड टियर रहेगा तो ये सिग्नल ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। जबकि कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है और कोई ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। देखो सीमापुर सिग्नल व्यवस्था में एक और लिमिटेशन है, वहां पर आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, तो जो स्ट्रोक आ रहा है वो लिमिटेड रेंज तक ही जाएगा। ज्यादा दूरी तक ले जाओगे तो आपका स्ट्रोक लॉस होगा, सिग्नल आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी आप इन सिग्नलों को ज्यादा दूरी तक आप ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में क्या है, सिग्नल आपके इलेक्ट्रिकल ही ऑपरेट होता है, तो आप इलेक्ट्रिकली कितनी दूरी तक आप उस सिग्नल को लगा सकते हो और जो भी आप पावर सप्लाई भेज रहे हो प्रॉपर गेज को यूज करते हुए ज्यादा दूरी तक आप सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, मैकेनिकल कोई पार्ट नहीं है तो वियर एंड टियर की संभावना नहीं है। दूसरा, आपकी जो कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में जो एलईडी आती है वो आपकी प्री फोकस टाइप की आती है, तो फोकसिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कलर लाइट में सीमापुर में जाओगे तो इसमें लाइट का फोकसिंग, एक्चुअल में इसमें तो जरूरत नहीं पड़ता है, बल्ब जब यूज किया जाता था उसमें ज्यादा यूज पड़ता है। तो ये इसके कंपेरेटिव फीचर्स है, भाई कलर लाइट के क्या फीचर है। तो मेन जो मैंने बताया था, मैकेनिकल पार्ट नहीं होना, वियर एंड टियर नहीं है, और दूसरा इसका मेंटेनेंस कम है, और दूसरा रेंज, ऑपरेटिंग रेंज इसकी ज्यादा होती है कलर लाइट की, जबकि मैकेनिकल सिग्नल की ऑपरेटिंग रेंज कम होती है। और तीसरा मैंने विजिबिलिटी, कलर लाइट की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी आती है कंपेरेटिव लोअर क्वाड्रेंट मतलब सीमापुर सिग्नल व्यवस्था के। इसलिए आज की डेट में जितनी भी सिग्नलिंग व्यवस्था है वो टोटली रिप्लेस होके कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में एलईडी में शिफ्ट हो रही है। एलईडी में जाने के पीछे रीजन है वो प्री फोकस टाइप की आती है, जबकि आपका जो बल्ब होता है वो प्री फोकस टाइप का नहीं होता है। जब भी आप उस बल्ब को रिप्लेस करते हो तो वहां पर आपको बार बार फोकसिंग करना पड़ता है, जबकि एलईडी में इसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका था स्टॉप सिग्नल, जिसके बारे में मैंने बताया था कैसा दिखता है और क्या सूचना आपको देता है। क्लियर हुआ? और यही मैंने आपको बताया था कलर लाइट में, सीमाफोर में भी बताया कलर लाइट। अब आपका 2 एस्पेक्ट में जो दूसरा सिग्नल है इसको बोलते हैं वार्नर सिग्नल या चेतावनी सिग्नल। नाम से पता चल रहा है ये चेतावनी देने का काम करता है या वार्निंग देने का काम करता है। तो वार्नर सिग्नल जो है इसको अपन 2 तरीके से लगा सकते, एक अकेले पोस्ट पर, एक स्टॉप सिग्नल के साथ। जब अकेले पोस्ट पर लगाओगे तो उस समय ये हमेशा परमिजिव सिग्नल की तरह काम करेगा, और जब स्टॉप सिग्नल के साथ लगाओगे उस समय ये हमेशा उस स्टॉप सिग्नल के नीचे लगेगा, और जब ये स्टॉप सिग्नल के साथ लगा है उस समय परमिजिव सिग्नल की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, और उस समय ये सिर्फ स्पीड इंडिकेटर की तरह ही काम करेगा। तो यहां पर अपन आते हैं चेतावनी सिग्नल दिखता कैसा है। तो पहले अपन अकेले पोस्ट पे लगा उसकी बात करेंगे। तो ये आपका इस तरह का जो आर्म है, फिश टेल आर्म, मछली के पूंछ के आकार का जो कटा हुआ है किनारे पे, जो आपका आर्म जो है जहाँ पे स्पेक्टिकल से जुड़ी हुई उसका जो फार एंड है जो मछली के पूंछ के आकार का है, आर्म का कलर लाल है, पट्टी का कलर, जो पट्टी की डिजाइन है वो किनारे के जैसी है, यानी फिशटेल डिजाइन है, तो यहाँ पे पट्टी भी फिशटेल आकार की रहेगी, और इस पट्टी का कलर है सफेद, और पृष्ठ भाग जो है पीछे का
वो आपका पूरी आर्म सफेद रहेगी और ये सफेद पट्टी में जो कलर दिख रहा है वहां पर पीछे क्या रहेगा, ब्लैक कलर। इस तरह की जो आर्म रहेगी इसको बोलते हैं चेतावनी सिग्नल या वार्नर सिग्नल। तो यह आर्म भी जब क्षैतिज अवस्था में है ये इसका ऑन एस्पेक्ट कहलाता है। और ये एक्चुअल में अकेले पोस्ट पे लगा है तो परमिजिव सिग्नल की तरह काम कर रहा है। गाड़ी को यहाँ पर ऑन स्थिति में खड़े होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी इस सिग्नल को पार करके जाएगी अगले स्टॉप सिग्नल तक। यानी इस सिग्नल को कॉशियसली पार करके जाना है और उस स्पीड से जाना है कि अगर आपको स्टॉप सिग्नल जो है वो नहीं मिले तो वहां पर खड़े होने की आपको तैयारी करनी। ठीक है, तो ये आपका ऑन एस्पेक्ट कहलाता है। यानी गाड़ी को यहाँ पर ऑन स्थिति में खड़े होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी इस सिग्नल को कॉशियसली पार करके जाएगी कहां तक, उसके आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल। उसके बाद जब ये आर्म नीचे की तरफ झुकती है तो ये वही एंगल तो 45 से 60 डिग्री रहेगा। जब ऑफ होगा तो 45 से 60 डिग्री, ये इसका ऑफ एस्पेक्ट कहलाता है। और वार्नर सिग्नल ऑफ होना ये सूचना देता है गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रो पास होगी, यानी आगे का जो ब्लॉक सेक्शन है वो भी क्लियर है। आगे का जो ब्लॉक सेक्शन है वो भी आपका क्लियर है, ये आपको सूचना देता है। तो डी में आपका ऑन एस्पेक्ट क्या बोल रहा है, गाड़ी को कॉशियसली सिग्नल को पार करके जाना है। और ऑफ है, इसका मतलब क्या है, गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रो पास होगा, यानी गाड़ी के लिए अगला जो ब्लॉक खंड है वो भी क्लियर है। और अगर ये ऑन है इसका मतलब गाड़ी स्टेशन पे खड़ी होके जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया डे एस्पेक्ट। नाइट के लिए क्या रहेगा, अब यहाँ पर आर्म का कलर लाल है तो यहाँ पर ऑन स्थिति में लाइट भी लाल जलेगी। तो रात्रि में इसमें लाल लाइट जल रही है तो स्टॉप सिग्नल में भी लाल जल रहा था और वार्नर सिग्नल में भी लाल जल रहा है। तो लोको पायलट को पता कैसे चलेगा ये किसका लाल जल रहा है। तो टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में इसकी जानकारी देने के लिए अलग से इसी पोस्ट पे एक फिक्स लाइट लगाई जाती है जो रात में जलती है और इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। तो रात्रि में ग्रीन कलर की लाइट ऊपर जल रही है और नीचे लाल कलर की लाइट जल रही है। और यहाँ पर ये जो गैप है सेंटर टू सेंटर, लाल के सेंटर से ऊपर वाले के ग्रीन के सेंटर के बीच का, ये दूरी 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो 1.5 से 2 मीटर रहेगा। तो रात्रि में ऊपर ग्रीन लाइट जल रही, नीचे लाल लाइट जल रही, इसका मतलब चेतावनी सिग्नल है, अकेले पोस्ट पे लगा है, ऑन स्थिति में है, गाड़ी को यहाँ खड़े होने की आवश्यकता नहीं, कॉशियसली इस सिग्नल को पार करके जाना है अगले स्टॉप सिग्नल तक, ये सूचना आपको यहाँ पर देता है। और ऊपर भी ग्रीन जल रहा है, नीचे भी ग्रीन जल रहा है, इसका मतलब जो चेतावनी सिग्नल है वो ऑफ स्थिति में है, गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रो पास हो गया, यानी आगे का ब्लॉक सेक्शन भी क्लियर है। तो ये हो गया आपका वार्नर सिग्नल, अकेले पोस्ट पे लगा है, क्या सूचना आपको देता है। जब कलर लाइट में जब जाएंगे तो उसकी यूनिट आपकी इस तरह की हो जाएगी। ऊपर आपका एक ग्रीन कलर का परमानेंट लाइट जलेगा सिंगल यूनिट का, और नीचे टू एस्पेक्ट की यूनिट रहेगी, इसमें एक पे लाल जलेगा और ऊपर आपका हरा जलेगा। और मैंने बताया था ये चेतावनी सिग्नल अकेले पोस्ट पे लगा है तो परमिजिव की तरह काम करेगा। अब आपकी यूनिट देख के तो पता नहीं चलेगा कि भाई किस तरह से काम कर रहा है। तो एक्चुअल में आपके जो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था में जो सबसे पहले स्टॉप सिग्नल आए थे, उनके बाद जितने भी सिग्नल आए तो उनकी उन स्टॉप सिग्नलों से अलग पहचान बताने के लिए उन सिग्नल पोस्ट के ऊपर मार्कर का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में क्या होता था, आर्म की डिजाइन देके पता चल जाता था, आर्म की डिजाइन और कलर कि वो किस तरह का सिग्नल है। जबकि कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में जो यूनिट है वो सब एक जैसी दिखाई देती है, तो उसकी पहचान बताने के लिए उस सिग्नल पोस्ट के ऊपर अलग से मार्कर का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये चेतावनी सिग्नल अकेले पोस्ट पे लगा है तो परमिजिव की तरह काम कर रहा है, तो उसकी पहचान बताने के लिए इसके पोस्ट के ऊपर एक पी मार्कर लगाया जाता है। पी मार्कर लगा है और ऊपर ग्रीन जल रहा है, नीचे लाल जल रहा है, इसका मतलब ये सिग्नल ऑन स्थिति में है, गाड़ी को यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं, गाड़ी इस सिग्नल को कॉशियसली पार करके जाएगी उसके आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल। ठीक है, और जब ये भी ग्रीन जल रहा है यानी ऑफ हुआ और ऊपर भी ग्रीन जल रहा है, तो इसका मतलब ये चेतावनी सिग्नल ऑफ स्थिति में है, गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रो पास होगी, गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रो पास होगी, ये आपको सूचना देता है। ठीक है, तो ये आपको पी मार्कर लगाना है जब ये परमिजिव की तरफ काम कर रहा है। तो अगर ये परमिजिव की तरह काम नहीं करता, यहाँ पी मार्कर की जरूरत नहीं है। तो ये कब लगाते हैं, कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में लगाते हैं, सीमाफोर में लगाने की जरूरत नहीं है। सीमाफोर में क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वहां पर आर्म की डिजाइन और कलर देख के पता चल जाता है कि वो किस तरह का सिग्नल है।
अब आप बोलोगे कि दिन में तो दिख जाता, रात्रि में कैसे पता चलेगा? तो एलआरडी जब लोको पायलट को जिस सेक्शन में गाड़ी चलानी होती है उसको पहले एलआरडी दी जाती है, तो उसको ये बताया जाता है कि अगर किसी सिग्नल पे डाउट हो तो उसको उस सिग्नल के फुट पे गाड़ी खड़ी करके हेडलाइट के द्वारा आर्म को ऑब्जर्व करना है, और आर्म उसको किस तरह की दिखाई देती है उसके बाद उसको उस हिसाब से बिहेव करके आगे बढ़ना है। ठीक है। और दूसरा, मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में एक और ड्रॉबैक था, दिन में आर्म और रात में लाइट का प्रयोग करते तो ड्राइवर को कंफ्यूजन की संभावना रहती, तो किस समय किसको फॉलो अप करना है। जबकि कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में क्या दिन हो या रात दोनों में एक ही तरह की लाइट काम में ली जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ड्राइवर में कंफ्यूजन की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये आपको सीएलएस बताएंगे, वहां पे बताया जाएगा वापस से कि सीएलएस के क्या एडवांटेज है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे, किसी को पूछना था कुछ? ठीक है, नहीं पूछना है तो मैं आपको ये चेतावनी सिग्नल बताया था, वार्निंग सिग्नल, वार्नर सिग्नल। तो इसमें मैंने आपको बताया था, एक आपका आर्म टाइप का आएगा तो इस तरह का दिखेगा और क्या सूचना देता है। दूसरा मैंने बताया था कलर लाइट का आएगा और किस तरह से आपको सूचना देता है। अब आपका यहाँ पर ये आता है कि वार्नर सिग्नल को अपन स्टॉप सिग्नल के साथ भी लगा सकते हैं। तो जब स्टॉप सिग्नल के साथ लगाते हैं उस समय ये हमेशा उस स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाएगा। तो ये देखो, ऊपर आयताकार आर्म है स्टॉप सिग्नल की, नीचे आपके पिस्टल आर्म है आपके चेतावनी सिग्नल, वार्नर सिग्नल। अब यहाँ पर ये जो चेतावनी सिग्नल वार्नर सिग्नल है परमिटिव सिग्नल की तरह काम नहीं करेगा, यानी गाड़ी इसको ऑन स्थिति में पार करके नहीं जाएगी। मतलब ये स्पीड इंडिकेटर की तरह काम करेगा। एक्चुअल में ये ऊपर स्टॉप सिग्नल के साथ क्लब हो गया। और यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे कि टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था थी जहां पर दो सूचना ही दी जा रही थी एक सिग्नल के द्वारा। जब आप इसको क्लब करोगे तो क्लब करके यहाँ पर 3 सूचनाएं जनरेट की है, पहली, दूसरी और तीसरी। और ये कॉन्सेप्ट ही आपका मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था का बेस है, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अपन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था भी बना सकते हैं, यानी इसको मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। तो जब आपने वार्नर सिग्नल नीचे लगाया है तो उस समय यह प्योरली परमिटिव सिग्नल की तरह काम नहीं करेगा, और यह आपका जो है स्पीड इंडिकेटर की तरह ही काम करेगा यहाँ। तो जब ये दोनों आर्म क्षैतिज अवस्था में है, ऑन स्थिति में है, गाड़ी को इस सिग्नल को पार करके नहीं जाना है, डेड स्टॉप इसी जगह पे खड़ी रहेगी। कब तक? जब तक कि वहां पर उसको अलग से कोई अथॉरिटी न दी जाए। जब ऊपर वाला सिग्नल ऑफ है, नीचे वाला ऑन है, यानी स्टॉप सिग्नल ऑफ है, चेतावनी सिग्नल ऑन स्थिति में है, तब ये बताता है गाड़ी को इस सिग्नल को कॉशियसली पार करके जाना है, गाड़ी स्टेशन पे खड़ी होगी। और जब दोनों ऑफ है, स्टॉप सिग्नल भी ऑफ है, वार्नर सिग्नल भी ऑफ है, इसका मतलब गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रू पास होगी। तो ये हो गए डे एस्पेक्ट। नाइट के लिए क्या रहेगा? ऊपर भी लाल जल रहा है, नीचे भी लाल जल रहा है, तो 2 लाल जल रहा है, इसका मतलब गाड़ी को डेड स्टॉप यहाँ खड़े होना है। ऊपर ग्रीन जल रहा है, नीचे लाल जल रहा है, इसका मतलब गाड़ी को कॉशियसली इसको पार करके जाना है, यानी गाड़ी स्टेशन पे खड़ी होगी। और ऊपर भी ग्रीन जल रहा है, नीचे भी ग्रीन जल रहा है, यानी गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रू पास होगी। ये सूचना यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर ये जो 2 सिग्नलों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये ऊपर का ऑन एस्पेक्ट और ये नीचे का जो ऑन एस्पेक्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस भी वही 1.5 से 2 मीटर के बीच में रहेगा। तो ये आपका सीमापुर सिग्नल व्यवस्था का चेतावनी सिग्नल है, जब ये स्टॉप सिग्नल के साथ लगा है। और आपको यहाँ बताया मैंने क्या सूचना देता है। जब कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में जाएंगे तो इसमें 2 एस्पेक्ट की यूनिट ऊपर नीचे 2 लग जाएगी। ये ऊपर वाला आपका स्टॉप सिग्नल रहेगा, नीचे वाला आपका चेतावनी सिग्नल है। अब यहाँ पर आपका पी मार्कर नहीं लगेगा क्योंकि ये प्योरली परमिटिव सिग्नल नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ स्पीड इंडिकेटर है, यानी यहाँ पर चेतावनी सिग्नल ऑफ होना खाली यही जानकारी देता है, गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रू पास होगी, यानी आगे का ब्लॉक सेक्शन भी क्लियर है। तो देखो यहाँ पर रेड जल रहा है, नीचे भी रेड, गाड़ी डेड स्टॉप इसी सिग्नल पे खड़ी रहेगी, चाहे डे हो चाहे नाइट, दोनों में सेम एस्पेक्ट मिलेंगे। दोनों रेड जल रहे हैं, इसका मतलब गाड़ी को डेड स्टॉप इस सिग्नल पे खड़े होना है। ऊपर ग्रीन जल रहा है, नीचे लाल जल रहा है, यानी गाड़ी को इस सिग्नल को कॉशियसली पार करके जाना है, यानी ये सूचना दे रहा है गाड़ी स्टेशन पे खड़ी होगी। और जब ऊपर भी ग्रीन जल रहा है, नीचे भी ग्रीन जल रहा है, तो ये बताता है गाड़ी मेन लाइन से होते हुए रन थ्रू पास होगी, यानी आगे का ब्लॉक सेक्शन भी क्लियर है। तो ये है आपका चेतावनी सिग्नल। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं,